अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। बिल आखिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक मुआहिदा हो गया जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत बनने के इम्कानात पैदा हो गए। कल भी और परसों भी मैंने और राय साकिब खरल ने यही उम्मीद ज़ाहिर की थी कि ये मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन इसमें देर ज़रूर है। दोनों पार्टीज़ हार्ड बारगेन ज़रूर कर रही हैं, लेकिन दोनों के पास इस मुआहिदा करने के अलावा ऑप्शन मौजूद नहीं है। आखिरी हल ये मुआहिदा ही है, लिहाजा इससे भागना मुमकिन नहीं है दोनों सियासी जमातों के लिए। भागना तभी मुमकिन था अगर तहरीक इंसाफ, जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो कहती है हम भी हुकूमत बनाने के लिए दोनों में से किसी एक जमात के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, तो ऑप्शंस पैदा हो जाते। लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं था और ये दोनों जमातें बंद गली में थीं हुकूमत बनाने के हवाले से, पीपल्स पार्टी ने ऑप्शन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ऑप्शन नहीं पैदा हो सका। लिहाजा बिलावल के तमाम तर अग्रेसिव स्टैंड के बावजूद पूरे मुल्क में ये राय थी कि आखिर में ये मुआहिदा हो जाएगा। आज स्टॉक एक्सचेंज भी 1000 पॉइंट ऊपर गई है, डॉलर का रेट भी उससे कुछ पैसे जो है गिरा है, रुपए की कदर में भी इजाफा हुआ है और ओवरऑल लोगों में भी एक सुकून आया है कि चलें बिलाखिर हुकूमत बनने के इम्कानात तो पैदा हो गए, जो क्यास था वो ख़त्म हो गया। ये जो बारगेन हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, इसमें कौन जीता कौन हारा, ये सवाल ज़रूर रहेगा। बिलावल साहब का जो ये ऐलान था कि मैं अपनी टर्म्स पर निगोशिएट करूँगा, वो टर्म्स उनकी कितनी मानी गई कितनी नहीं मानी गई, मुस्लिम लीग नून ने खामोश सरेंडर किया है या खामोशी से अपनी बातें मनवाई हैं, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। राय साकिब खरल मेरे साथ हैं। राय साहब, कौन जीता कौन हारा? सबसे पहले तो आपको और बाकी सब लोगों को मुबारक हो। मुझे क्यों मुबारक दे रहे हैं? सबको मुबारक हो ना कि चले यार एक केओस से निकले ना, एक केओस से तो निकल गए। और जो आप कह रहे हैं ना कि हार्ड बारगेन था, पीपल्स पार्टी बहुत सख्त या स्टिफ स्टांस लेके खड़ी हुई थी, उनको पता था कि और ऑप्शन ही कोई नहीं भाई। जो एक ऑप्शन थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली, वो ऑप्शन तो वायबल नहीं थी, वो वर्किंग में नहीं आ रही थी। तो एक ही ऑप्शन था कि पीपल्स पार्टी, MQM, PMLN मिलकर गवर्नमेंट बननी। तो उसमें वो मैक्सिमम खींचना चाह रहे थे कि जितना भी ज़्यादा हिस्सा मिल जाए, जितना भी इक़्तिदार का ज़्यादा शेयर मिल जाए। इवेंचुअली आपको भी पता था, मुझे भी पता था कि अगर ऑप्शन ही एक ये है तो इवेंचुअली गवर्नमेंट फॉर्मेशन में तो जाना ही जाना है इन्होंने, और वही हुआ कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ वो चले गए, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि केओस जितना टाइम कम होता जाना था उतना केओस बढ़ता जाना था। स्टॉक एक्सचेंज की आपने बात की, पर कल सुबह तो बिलावल बहुत अग्रेसिव थे, लेकिन शाम को फिर क्या हुआ? हैं? शाम को फिर क्या हो गया? शाम को तो वो चल के नून लीग के पास चले गए। एक दिन में क्या हो गया? फिर एक दिन गुजरा ना, में घंटों में, चंद घंटों के। मुझे तो सुबह की गुफ्तगू से ये लगा कि अब नून वाले ही उनके पास जाएंगे, वो नून वालों के पास नहीं जाएंगे। फिर हम चल के चले भी गए, फिर वो चल के चले भी, चार्मिंग मैन, हैंडसम एंड चार्मिंग मैन, फिर चल के चले भी गए, प्रिंस चार्मिंग को चले भी गए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ भी चले गए। अब ये देखें, ये अच्छी खबर है ना कि 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट नहीं, पर कौन जीते? बिलावल की टर्म्स पे हुआ, नून की टर्म्स पे? बिलावल साहब भी बड़ा अच्छा शेयर ले गए हैं, प्रेसिडेंट ले गए, जिएगा तेरी जुल्फ के सहर होने तक। अच्छा, ये भी खबर है। अप्रैल है ना जी, तब देखेंगे। 2 महीने रह गए ना, कोई ना कमिटमेंट। अभी सेनेट के इंतखाबात हैं, फिर वोट आज का दिन देखिए। 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, आप एक जगह पे वेल्च करेंगे, आप एक जगह पे कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते, तो फिर आगे पीपल्स पार्टी को भी बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगे ना कमिटमेंट फुलफिल ना करने के। नहीं, आज जो डील है टेबल में, उसमें कौन जीता? एज पर कि जो डील के कमिटमेंट्स हैं, जो उसमें मंदरजात हैं, देखें तो आई थिंक दोनों के लिए विन विन पोजीशन है, दोनों के लिए विन विन पोजीशन है, डेमोक्रेसी के लिए विन विन पोजीशन है। मैं हमेशा से कहा करता हूं कि पॉजिटिव पिक्चर बदले से लग रहे हैं आज आप राय साहब। नहीं तो क्या ये पॉजिटिव चेंज नहीं है? क्या इसमें क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए कि जो इलेक्शन हो गया उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है? मुझे नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। तो क्या मुझे इस पर यह कहना चाहिए कि गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए थी, इनको लड़ना चाहिए था मजीद फर्दर? ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपको? नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, रीजन कि मैं तो फ्रॉम डे 1 कह रहा हूं कि अगर आपको याद हो, मैंने फ्रॉम डे 1 कहा था कि यहां पर एक गोल्डन चांस है, या तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बना ले, और या फिर जो दूसरे आएंगे ऑब्वियसली उन्होंने तो बनानी है फिर, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या थी आपके पास टेबल के ऊपर? कोई थर्ड ऑप्शन है हमारे पास? अच्छा, मेरी जाती राय है जी, मैं ये समझता हूँ कि जब आप टेबल पे बार्गेन कर रहे होते हैं तो यू विन और लूज, या ठीक है, टाइम्स मिड में भी निकलते हैं। नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि अब हम एंड ऑफ द डे देखें, पहले दिन जो बार्गेन आ रहा था उसमें स्पीकर पीपल्स पार्टी के पास था, या ठीक है, और एक वो रिफ्ट भी बनी उस पर, और अब स्पीकर नून लीग के पास। अच्छा, इस स्पीकर के पीछे कहानी क्या है? क्यों स्पीकर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था पीपल्स पार्टी के लिए?
नून के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने कहा एक ही सवाल, आई थिंक इसकी जो कॉमन सेंस बनती है, ये जो तशरीह करें तो ये बनती है कि यार हाउस चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर पीपल्स पार्टी के पास हो, कल को ये हमारे साथ भी हो, हमारे मुखालिफ भी हो, स्पीकर इनका हो। हाँ, मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने जो 2-3 दिन में पोजीशनिंग की ना, उसके बाद चीजें बहुत क्लियर हो गई। उसमें नून लीग को ये खतरा पैदा हो गया कि अगर ये पोजीशनिंग वो पार्लियामेंट में लेंगे और स्पीकर भी उनका होगा तो हमारे लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी और गवर्नमेंट तो बोल्ड ही हो जाएगी पार्लियामेंट में। दूसरी तरफ लिहाजा मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ने शायद को बयान तो नहीं दिया, लेकिन टेबल पे ये टर्म जरूर रखी कि हाँ आप एक गवर्नर और ले लें, स्पीकर नहीं देंगे। गवर्नर एक और ले लें, गवर्नर एक और ले लें, स्पीकर नहीं देंगे। ठीक है। और गवर्नर भी 2 गए ना, 2 गए दोनों तरफ। देखिए ना, कोटे में से एक गया। पहले तो कहा था ना पंजाब का नहीं देंगे, हाँ ठीक है ना, पहले था कि पंजाब का गवर्नर नहीं दे रहे, नहीं देंगे। फिर मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ने ये सोचा कि पंजाब की गवर्नरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्पीकर कौमी असेंबली? स्पीकर कौमी असेंबली ऑब्वियसली हर बंदे को पता था कि स्पीकर कौमी असेंबली इंपॉर्टेंट। तो चूंकि जो 2 दिन में बिलावल साहब ने पोजीशनिंग ली, उससे ये एक डाउट पैदा हुआ कि कल को पीपल्स पार्टी ये पोजीशनिंग किसी इशू में पार्लियामेंट में ले लेती है और स्पीकर भी उनका हो, हाँ, और हो तो हम गवर्नमेंट तो वहाँ बेचारी नमानी किसी पोजीशन में पीपल्स पार्टी ले भी सकती है। अच्छा, ले भी लिहाजा उन्होंने कहा कि भाई स्पीकर हमारा हो, तो और किसी चीज के ऊपर ले दे कर लेते हैं, लेकिन हम स्पीकर नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब की जो 2 दिन की पोजीशनिंग थी उससे उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली लूज किया। अच्छा, 2 दिन की पोजीशनिंग में पहले ये हो सकता था, हाँ हो सकता था, लेकिन जो 2 दिन की उनकी पोजीशनिंग थी जो हार्ड हिटिंग थी, उसने नून को बहुत सारे उन खतरात से कभी किया जिनको वो पहले नहीं अपने ज़हन में रख रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। माइलेज लेना चाह रहे थे, जहां पर वो इससे कुछ ज्यादा खींचना चाह रहे थे वहां पर उल्टा नुकसान करवा। हाँ, मेरा ये ख्याल है। देखिए अब मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं सदर उनका होगा, हाँ ठीक है ना, लेकिन आप अभी तक मुत्तफिक नहीं है उस बात। मैं इस पर मुझे कुछ इबाम है। ओके, उसकी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्या एनालिसिस? नहीं, दोनों आप देखें, सदर जो है ना बनाने का इख्तियार मुस्लिम लीग नून के पास नहीं, सबके पास है, वोट पड़ेगा तो। अच्छा, अब उसमें देखें ना जी, ये देखना पड़ेगा कि पीटीआई के पास कौमी असेंबली में, सेनेट में, पंजाब में और केपी में वोट्स हों। हाँ, केपी 2/3 है, पंजाब में 40% है, कौमी असेंबली में वो 33% है, सेनेट में वो कितने परसेंट है, तो उतने ही प्रेसिडेंशियल वोट उनके पास होगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान होंगे, बहुत ज्यादा नहीं नुमाइंदगी। नहीं देखे ना जी, आधा बलूचिस्तान है उनके पास। बलूचिस्तान, यस, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के एक एमपीए का एक वोट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। पंजाब के तो 20 एमपीए मिलाकर एक वोट बनेगा, वहां पर एक एमपीए का एक वोट बनेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो छोटे सूबों के छोटे प्लेयर्स हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बड़े प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स होंगे, की प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि 5-5, 10-10, 15-15 वोट उनके पास होंगे, 20-20, वो उससे बहुत इंपॉर्टेंस ले जाएंगे। और उस वक्त कंसेंसस के नाम पर भी मुझे कोई डाक। यहीं पर आप देख लीजिए ना कि फिर मौलाना का भी जो हार्ड स्टार्स है, उनको पता है कि फ्यूचर में क्या 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 अनफोल्ड होना है और हमें हमारी कहाँ पर जरूरत पड़नी है। देखें ना जी, मौलाना के पास बलूचिस्तान से सेनेटर आएंगे, मौलाना के पास बलूचिस्तान में वोट होंगे, सेनेट में होंगे, कौमी असेंबली में 6 वोट होंगे, 20 वोट लेके तो मौलाना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बैठे होंगे। मौलाना के पास प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के 20-25 वोट होंगे, की प्लेयर्स में से होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वक्त नंबर गेम बहुत मैटर कर रहा है, टाइट हो जाएगी, बहुत नेक टू नेक आ जाएगा। देखें, आरिफ अलवी साहब जो सदर बने थे उस वक्त तहरीक इंसाफ के पास वोट पूरे नहीं थे, लेकिन चूंकि अपोजिशन ने 2 उम्मीदवार खड़े कर दिए, एक एतजाज हसन और एक फजलुर रहमान। पीपल्स पार्टी ने एतजाज हसन को खड़ा कर दिया, मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमारे लिए एतजाज हसन को वोट देना मुमकिन नहीं है क्योंकि उन्होंने कलसूम और सबके खिलाफ बहुत बात की हुई थी। पीपल्स पार्टी को कहा कि आप कैंडिडेट रिप्लेस कर लें, आप यूसुफ रजा गिलानी कर लें, हम उसको वोट डाल देंगे। जरदारी साहब ने कहा मेरा कैंडिडेट तो एतजाज हसन है। नतीजतन मुस्लिम लीग नून ने फजलुर रहमान को खड़ा कर दिया। ठीक है, दोनों के वोट स्प्लिट हो गए, आरिफ अलवी साहब सदर बन गए। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। हाँ, स्पॉयलर्स आर देयर, स्पॉयलर्स आर ऑलवेज। अब आप ये कहें कि मौलाना फजलुर रहमान कितने नाराज हैं, वो छोटी जमातों का एक सदारती उम्मीदवार खड़ा कर दे उसमें, हाँ, फिर क्या होगा, फिर 3 उम्मीदवार हो जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वोट दे दे, आप मेरी बात समझे ना। हाँ, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि लेकिन जरदारी साहब ही इज वेरी स्मार्ट मैन,
वो कहीं ना कहीं बैठ के कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर आए होंगे, वैसे पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखिए, ये मेरी राय है। ठीक है, लेकिन फिर खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया है और मुस्लिम पीपल्स पार्टी ने बयान दिया है कि हमें नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम कबूल नहीं है, शहबाज को या अयाज सादिक को ले आए। बारी आएगी तो नून लीग भी बयान दे देगी कि हमें जरदारी साहब कबूल नहीं है, आप फरियाल तालपुर ले आए। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अभी के कमिटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर कमिटमेंट्स अभी हो रहे हैं कहीं से हो रहे हैं। नून के कि हम वोट देने के लिए जा रहे हैं, बाकी वोट तो पूरे कर लें। हाँ, बाकी वोट तो उन्होंने खुद पूरे करने हैं ना। वो जरदारी साहब उसमें जोड़ तोड़ के तो माहिर है ही, उसमें उनका ट्रैक। वो आपका ख्याल है? मुझे लगता है मौलाना नहीं मानेंगे, मुझे लगता है एमक्यूएम नहीं मानेगी। देखिए ना, एमक्यूएम के पास भी वोट होंगे, सबके पास है। एमक्यूएम के पास आप देखें को 22 वोट कौमी असेंबली में होंगे और कौमी असेंबली का भी एक वोट। हाँ, फिर उनके पास सेनेट में वोट होंगे 2, ठीक है ना। अब और उनके लोग कुछ सेनेट में आ जाएंगे, एक वोट और उनके पास सिंध में कुछ वोट होंगे, 30% वोट्स होंगे। मौलाना और एमक्यूएम मिलकर जरदारी साहब को रोक सकते हैं, सिर्फ 2 पार्टीज मिल जाएंगे मिलकर। लेकिन और भी छोटी पार्टी तो और भी आप मेरी बात और नक्शा खींच रहे हैं आप, नक्शा खींच रहे हैं आप। मैं नहीं खींच रहा, मतलब फार गेस करने वाली बात है कि लेकिन मैं आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के कि हमारे उम्मीदवार तो आसिफ जरदारी साहब हैं। मुझे लगता है कि स्मूथ सेलिंग है जरदारी साहब की, दैट्स माय परसेप्शन। मेरी लगता है कि स्मूथ सेलिंग है। मुझे लगता है जो स्पॉयलर्स हैं वो रोल प्ले करेंगे। पॉलिटिक्स है, हर बंदे ने अपना अपना वो मसल भी शो करना है। क्योंकि आपको पता है फजलुर रहमान साहब ने पिछले एक इंटरव्यू में जरदारी साहब के बारे में एक फिक्रा भी कहा। हाँ, मफाहमत नहीं, मफादात, तो नाराजगी मौजूद है, हो जाएगी सेट, ठीक है ना, हो जाएगी। तो वो फिर उस वक्त फिर देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी तो मुस्लिम लीग नून को अभी 3 इलेक्शन होने थे मरकज में, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, 2 मुस्लिम लीग नून लेगी। हाँ, अभी तक के लिए विनर अभी ठीक है। अच्छा, अगर अगली खैर स्टोरी भी हमारी वही है, इसमें वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में एक और एंगल से आ गया और वो पंजाब है। उस पर भी बात कर लेंगे जब हम पंजाब पे बात करेंगे। ये जरूर है कि 4 गवर्नर्स में से टोरी साहब मेरा ख्याल है कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि लेकिन वो कोटा किसी और का आ गया ना, लेकिन उन्होंने अपने कोटे से दिया ना, वो पीपल्स पार्टी ने उनके लिए सरेंडर नहीं किया, उसके एवज उन्होंने पंजाब की गवर्नरी ले ली। तो देख लें, वो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून को गवर्नर मिल जाएगा उधर से, और सीएम आ जाएगा मिलकर पीपल्स पार्टी का मिलकर सीएम, और जो वो और उसके बाद केपी में पीपल्स पार्टी का गवर्नर आ जाएगा। वो पीपल्स पार्टी केपी में रिवाइवल भी चाहती है, तो वो अपना गवर्नर ले आएंगे। वहाँ भी मौलाना के समधी उड़ जाएंगे। रिवाइवल तो वो पंजाब में भी चाहते हैं। नहीं, पर मौलाना के समधी उड़ जाएंगे, इसके ऊपर भी बात की जाएगी, इसके ऊपर भी बात की जाएगी, क्योंकि मौलाना के समधी उड़ जाएंगे तो मौलाना मजीद हर्ट हो जाएंगे। हाँ, मजीद हर्ट हो जाएंगे कि उनके समधी गवर्नर हैं और वो भी उड़ जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून ने उनको रात फोरगो कर दिया ना, आप समझिए, जब दे दिया तो उन्होंने एमक्यूएम को बचाया और मौलाना को नहीं बचाया। इंपॉर्टेंट है ना, इसमें एमक्यूएम सीटें ज्यादा। देखे ना, मौलाना का तो होगा कि मैंने बहुत साथ दिया है, तो आपने मेरी कुर्बानियों का क्या सिला दिया। पर इक़्तिदार का खेल बहुत बेरहम है राकिब साहब, इसमें मैं आपका आप मेरा हया नहीं करते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, पंजाब पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। सबसे पहले लगता है पंजाब असम्बली का इजलास होने जा रहा है, क्योंकि इतलात ये हैं कि परसों यानी कि आज बुध है, जुमे वाले दिन पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और तारीख़ होगी को 23 फरवरी के करीब को वो ये इजलास बुलाया जा रहा है, जब अरकान हलफ लेंगे, स्पीकर का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और फिर शायद 24 को वज़ीर आला का इंतखाब होगा, कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। तो आज मरीम नवाज़ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास जाती उम्रा में बुलाया, जहाँ पर 215 के करीब अरकान की शिरकत कही जा रही है। उन्होंने मखसूस नशस्तों जो उन्हें मिलनी हैं, इनका नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ, उन ख़वातीन को भी उस इजलास में बुलाया, जिससे यह है कि उनकी कैलकुलेशन में उन्हें जितनी सीटें मिल रही हैं उन ख़वातीन को उन्होंने बुलाया। एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उन्होंने शो की, थम्पिंग मेजॉरिटी शो की है आज, और कुछ नाम भी फाइनल किए हैं अहम ओहदों के लिए। बहरहाल पंजाब में लगता है कौमी असम्बली से, केपी से, सिंध से, बलूचिस्तान से, सबसे पंजाब में इजलास होने जा रहा है
और नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने आज पहला अपना खिताब भी उनका टीवी पर चल गया है, जो उन्होंने पार्लिमानी पार्टी से किया है, जिसमें उन्होंने अपनी तरजीहात कुछ सामने रखी हैं कि वो आगे क्या प्लान रखती हैं। अब सवाल ये है कि पंजाब में हुकूमत साजी में क्या रुकावटें हैं, क्या पंजाब असम्बली स्मूथ है, और परसों के इजलास के हवाले से PTI की यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क्या तैयारी होगी। उनके वज़ीर आला के जो नामजद उम्मीदवार हैं मियां असलम इकबाल, उन्होंने राहदारी ज़मानत करा ली है, इसका मतलब है वो मौजूद होंगे, तो उस पर भी बात करेंगे। राय PTI की तरफ से स्पीकर का इंतखाब सब्तान खान ही लड़ेंगे दोबारा के क्या? पहले वो बात कर लें जो सब्तान खान साहब की खबर थी कि इजलास होने जा रहा है, उनकी 22 की थी। एक दिन का फ़र्क आया नहीं, उस एक दिन के फ़र्क से बहुत कुछ फ़र्क आया। हाँ, टेक्निकल उससे मखसूस नशिस्तों की लिस्ट का फ़र्क है। अगर 22 को इजलास होता है तो यकीनन आज नोटिफाई हो जाएंगे। वो फिर देखें ना, आज तक नोटिफाई, आज रात तक मेरी आज रात तक या कल सुबह नोटिफाई हो जाएंगी, तो परसों इजलास हो सकता है। वो नोटिफिकेशन के बगैर तो 22 को तो नहीं हो सकता था। अगर आज रात को नोटिफाई हो जाता तो फिर भी नहीं हो सकता था। कैसे 22 को? लेकिन चलो एक दिन का फर्क आ गया ना, एक दिन का फर्क आ गया। नॉट टू फॉरगेट कि उनकी जो खबर थी मैं वो हमने नहीं, उनका दिन गलत था ना जी। एक दिन का फर्क आ गया, 24 घंटे का फर्क। बहुत फर्क है ना। अच्छा, अब इसमें लीगल और इलीगैलिटी में एक फाइन थिन लाइन है। हाँ ठीक है, फिर लेकिन एक दिन का फर्क आ गया उनका। एक दिन से चीज लीगल हो गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो हो सकता है 22 की जगह उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें थोड़ा सा झोल आ गया, लेकिन वो 22 और 23, लेकिन अभी 23 का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। ये बात ही है, जिस तरह उनकी बात थी वैसे ये भी बात है। अच्छा, दूसरा इस आज वाला जो सारा मैटर हुआ, आज वाला जो सारी मीटिंग शीटिंग हुई, उसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम सामने आई हैं, मैंने वो भी अपने नाज़रीन के सामने रख देते हैं। एक तो हमारी इत्तलात कुछ इस किस्म की हैं कि जनाब जो कैबिनेट बनेगी CM पंजाब की, वो नौजवानों पर मुश्तमिल होगी, यूथ की कैबिनेट आएगी, क्योंकि इस टाइम के ऊपर लग रहा है बाजार, क्योंकि जो यूथ जो नाम फ्लोट किए जा रहे हैं, जो कुछ नाम मेरे सोर्सेज ने कुछ कंफर्म किया उनमें कि 35 साल 40 साल से नीचे के लोग जो हैं वो ज़्यादा कैबिनेट में नजर आएंगे। अब उससे इंप्रेशन क्या मिलता है, जो मेरे डिकोड किया, जो मुझे लगा कि इसका मतलब है कि जी पंजाब की यूथ को टारगेट किया जाना है, उनके लिए काम किया जाएगा, वो उनको अट्रैक्ट करना है, किसी भी तरह से उनको एंगेज करना है, लिहाजा उसी एज ब्रैकेट के लोग जो हैं वो मैदान में उतारे जाएंगे, रेलेवेंट मिनिस्टर्स उतारे जाएंगे, ताकि यार वो ज़्यादा इजी टू कम्युनिकेट हो, वो लोग उनको एंगेज कर सकें, उनको आगे से साथ लेकर चल सकें। बिकॉज पंजाब में बहरहाल PMLN को डेंट तो पड़ा हुआ है ना, लेकिन सीनियर्स को इतना इग्नोर करना आसान नहीं होता पॉलिटिकली। लेकिन वो जो पॉलिटिकल वॉरलॉर्ड्स होते हैं वो पॉलिटिकल वॉरलॉर्ड्स होते हैं। अंकल्स तो अंकल्स हैं ना, वो ऊपर पहुंच जाएंगे उदारते लेने। अंकल्स है, लेकिन अंकल्स के लिए पोर्टफोलियोज बहुत सारे और हैं। मतलब मैं बताऊं, अंकल्स को बिल्कुल इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। चले मिसाल देते हो, राना इकबाल साहब हो सकता है स्पीकर आ जाए फिर, तो फिर जो आज तो मुस्तफा शुजा का नाम चल रहा है, ठीक है ना, मैंने मिसाल दी है ना, मैंने तो मिसाल दी कि हो सकता है वो आ जाए। हो सकता है कि कोई जो फेडरल में पहले काम करते रहे, जो बड़े अहम नाम जो मरकज में काम करते रहे, हो सकता है वो सूबे में आ जाए इस दफा। मतलब बहुत ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो थे, जो वफाक में काम करते रहे, शहबाज शरीफ साहब के साथ माजी में भी वफाक में काम करते रहे, वो सूबे में आ जाए। एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत मरियम नवाज साहब को मसलन मैं मिसाल देता हूं सर, मतलब हो सकता है मरियम औरंगजेब साहब पंजाब में आ जाए। हाँ, उनको MP के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, वही कह रहा हूं ना। अच्छा, वो वाहिद खातून है जो दोनों तरफ नॉमिनेटेड है। तो हो सकता है खबर है आपके पास, मैं नहीं, पंजाब में भी आ जाए। अच्छा, वो पंजाब में आ जाए। हाँ, मुमकिनात में से है ना, मुमकिनात में सियासत है, और फिर दोनों जगह पे वो आज मौजूद भी थी, आज मौजूद भी थी वो तो। और मरियम साहिबा को इस तरह के लोग चाहिए भी जो एक्सपीरियंस्ड हो, ट्रेंड हो, उनको मीडिया मैनेजमेंट के लिए, ये वो, तो वो पंजाब में जरूरत भी है उनकी। तो इस तरह की बहुत मजे की इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं जो इन डेज टू कम अनफोल्ड होंगी। और आज पीपल्स पार्टी को तो नहीं बुलाया उन्होंने, अपनी पार्लियामेंट पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के चले बहुत बड़ा नंबर नहीं, लेकिन नुमाइंदगी तो है ना उनकी पंजाब, लेकिन आज बुलाया तो नहीं। हाँ, नहीं बुलाया नहीं, लेकिन नुमाइंदगी तो है ना। IPP को भी नहीं बुलाया। IPP आई थिंक उन्हीं के साथ जाएगी, और कहाँ जाएगी? मुस्लिम लीग काफ को भी नहीं बुलाया। काफ लीग के तो अभी तक वो कि बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा अलाइंड है ही नहीं वो अभी तक, उनकी नाराजगियाँ चल रही हैं, वो सीट एडजस्टमेंट वाली पुरानी, और वो कहीं पे ऑब्वियसली बैठ के सेटल डाउन तो हो जाएंगे सारे मैटर्स आके, लेकिन वो रिफ्ट तो है ना कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब अगर कल रात का मुआहदा हो गया हुआ है, हाँ, तो आज पीपल्स पार्टी के लोग इस पार्लियामेंटी पार्टी, ये मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो, अपनी स्ट्रेंथ, उन्होंने CM के वोट नहीं शो किए कि वोट, उन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो की है। और अभी स्ट्रेंथ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जरूर आता है कि जो 215 का नंबर बताया जा रहा है, या जो भी ये रेलेवेंट नंबर बताया जा रहा है, इसमें मखसूस नशिस्तों वाला क्वेश्चन मार्क, 40, 38, 40 लेना चाह रहे हैं। मखसूस नशिस्तों वाला जो है वो भी क्वेश्चन मार्क है, वो जब नोटिफाई होगा तो क्लैरिफिकेशन उसके ऊपर आ जाएगी, मतलब उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि जनाब कितना नंबर उनका टोटल। नहीं, आप खुल के बात करें। मैं खुल के बात कर रहा हूँ
क्या? मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ कि इसमें जब तक आपका ख्याल notification है नहीं होता, कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब में मखसूस नशिस्तें आज रात नोटिफाई होने में मिल जाएंगी? दिस इज देयर क्लेम, नहीं, आपका एनालिसिस है कि आज रात जो मखसूस नशिस्तें नोटिफाई होंगी उनमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नोटिफाई होंगे। सिचुएशन ऐसी है कि इसके ऊपर बैठकर हम एनालिसिस भी नहीं दे सकते। रीजन? अच्छा, मुझे लगता है नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा नहीं, मेरा एनालिसिस है कि वो नोटिफाई नहीं होगी। आपके पास वो खबर है, आपने कंफर्म किया हुआ है कहीं से, नहीं, मुझे याद है। मेरा ये मौक़िफ़ है क्या जब आज रात पंजाब की मखसूस नशिस्तें नोटिफाई होंगी तो उनमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई शेयर नहीं होगा। अच्छा, उनका क्लेम इससे मुख्तलिफ है। उसके बाद तो लिटिगेशन है, हाँ, उसके बाद परसों हलफ हो जाएगा, वो एक दो इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद लड़ाई से अदालत। उनका अपना स्टांस मुनफरिद है, वो बीच में बहुत सारी शिकें आ रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो आपका मतलब है पंजाब में 23 को सब कुछ सुकून है? आई थिंक यस, क्लैरिटी है ना। कैबिनेट भी बन जाएगी 24-25 तक, 26 तक। बहुत सारे नाम तो आपके पास भी आ गए, कुछ मेरे पास भी आ गए। चलें, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो नाज़रीन अगले टॉपिक पर बात करेंगे। लेट्स गो फॉर ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट से 2 खबरें हैं। एक तो इंतखाबात को कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त है वो खारिज हुई है और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है जिसने वो दरख्वास्त दायर की थी। एक तरह से एक कानूनी माहिरीन की राय ये है कि इंतखाबात जायज़ करार हो गए, क्योंकि जब आपने कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज हो गई और जुर्माने के साथ हो गई, वैसे तो आइन और कानून में कोई गुंजाइश भी नहीं थी इंतखाबात को कलअदम करार देने की, लेकिन एक मौका था कि तहरीक इंसाफ इस दरख्वास्त में जाके पटिशनर बन जाती। 3 हेयरिंग्स हुई इसकी, वो तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इसमें जाकर दरख्वास्त दे देती कि हम धांधली हुई है और कलअदम करार दिए जाएं, हम इन इंतखाबात को तस्लीम नहीं। जब तहरीक इंसाफ नहीं गई तो उसने इस फोरम को यूज़ नहीं किया, तो वो भी इन इंतखाबात को मान रही है। एक राय ये है, और दूसरी ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी उसमें उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह करार दिया है कि इस्तीफ़े के बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रह सकती है। दोनों इंपॉर्टेंट खबरें हैं। राय पहले तो 5 लाख 5 लाख बहुत कम है, जब मेरे ख्याल में 50 करोड़ होना चाहिए था। आई रिमेंबर दैट, दैट्स व्हाई मैंने कहा कि 5 लाख जो बताओ, आप इस पे कम से कम 50 करोड़ करा रहे थे। मेरा ख्याल था कम से कम 50 करोड़। और मैंने आपको उस दिन भी क्या कहा था कि 5-7 लाख 10 लाख जुर्माना। नहीं, मैं समझता हूँ इस किस्म की दरखास्तों का जुर्माना इतना होना चाहिए कि कोई और 5 लाख इतना है कि तू भी दे सकता है। नहीं, मैं नहीं। अच्छा, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन। गाड़ी शाड़ी है तेरे पास? ठीक है, अच्छा। 5 लाख जुर्माने पर रिस्क लिया जा सकता है। आपसे लेके दे सकता हूँ। 5 लाख जुर्माने का रिस्क लिया जा सकता है ऐसी दरखास्त। देखो कवरेज क्यों, कोई 5 लाख का भी जिसकी हलाल की कमाई होगी, क्यों कोई 5 लाख का? देखिए मीडिया कवरेज कितनी मिल जाती है? कहाँ मिली कवरेज? कहाँ है साहब, क्या नाम है, कहाँ नाम? काफी कवरेज मिल जाती है। लेकिन वही हुआ कि जिस तरह था कि 5-7 लाख 10 लाख जुर्माना होगा और केस कि भाईजान आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। और ऐसा होना भी चाहिए था, आई थिंक। और आपके ख्याल में रिटायर्ड जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो इस्तीफा देकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बच जाएं? कोई भी, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, इस्तीफा दे के साइड पे हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी खत्म हो गई। नहीं, मंतकी अंजाम तक जानी चाहिए ना। एक दफा कार्रवाई शुरू हो गई है तो मंतकी अंजाम तक जानी चाहिए ना। ये क्या तरीका है? मतलब आपने सिर्फ इस्तीफा दे दिया है तो जो भी इल्जाम है ना, अभी तो सारे जो इल्जाम आते हैं वो क्या फारिग हो गए, खत्म हो गए क्या? आई डोंट थिंक सो। तो आपके ख्याल में दोनों ठीक फैसले हैं? आई थिंक यस। मैं भी समझता हूँ नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मंतकी मुज़ाहिर अली नकवी साहब का रेफरेंस मुकम्मल होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, जो इल्जामात हैं सच्चे हैं तो नैब का रेफरेंस होना चाहिए, और अगर गलत है तो फिर माजरत होनी चाहिए। गलत है तो माजरत होनी चाहिए, लेकिन उन्हें इस्तीफा भी नहीं देना चाहिए था, फेस करना चाहिए था। उन्होंने एक तरह से भागने की कोशिश की, इस्तीफा देकर के मैं इल्जामात की तहकीकात से बच जाऊं, तो ये राह फरार नहीं होना, ज्यादा रिफ्ट या बहुत ज्यादा नहीं, राह फरार नहीं होनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए था कि आप मेरी तहकीकात कर लें, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ लेकिन आप मेरी तहकीकात जरूर बेंच का हिस्सा नहीं बनता। बल्कि उन्हें कहना चाहिए था कि आप नैब को भेज दें, मेरी तहकीकात करा लें, मुझे तहकीकात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर ये स्टैंड लेते कि मुझे तहकीकात से प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे, मैंने तो ऑनर के लिए इस्तीफा दिया है, तहकीकात बेशक नैब से करा, मैं साइड पे बैठ के वेट करता हूं जब तक और पूरी तहकीकात, उन तहकीकात रुकवाने के लिए इस्तीफा देना गलत नहीं, वो तो रुकनी चाहिए नहीं, वैसे रुकनी नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि इंतखाबात का लदम नहीं हो सकते, असेंबलियों के इजलास होंगे, इंतखाबात जायज़ करार हो।
अच्छा, ये आपका स्टांस है इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा बेहतर होता कि हम किसी कानूनी माहिर की राय इसके ऊपर लेते कि व्हाट इज देयर स्टांस। और नो लॉ इज अबव कॉमन सेंस जी। नहीं, नो लॉ इज अबव कॉमन सेंस, लेकिन इस कॉमन सेंस को डिकोड हर बंदे ने अपना अपना करना है ना। ठीक है, मेरे हिसाब से करना है, मैंने व्यूअर ने अपने हिसाब से करना है, तो उन्होंने तो डिकोड अपने अपने हिसाब से करना है। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही, फिर अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुजम्मिल सरवरदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।